हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी एसएससी। इसके अलावा साथियों आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। यानी ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए क्लास है जो कि आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होते हैं वो किस समिति का अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो देखिए, संसद की ये दोनों समितियां होती हैं, एक तो तदर्थ समितियां और एक स्थायी समितियां होती हैं। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखना साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा 33 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो याद रखिए, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन नंबर सी। और इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो याद रखना भाग 4 में। और किस देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो याद रखना आयरलैंड के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो याद रखना ये सभी, देखिए, प्रशासनिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो करेक्ट है साथियों, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। तो याद रखिए ये सभी, देखिए, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। याद रखना इन समितियों का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है किससे, किसके द्वारा। तो देखिए, लाभ का पद जो है ये साथियों याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कानिया। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला क्वेश्चन ये रहा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जैसे कि मैंने बताया आपको, लेकिन उनको पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर है, याद रखना, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना सभी साथी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। अगला है, विधायकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, विधायकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनों भी हो सकती है, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो BR अम्बेडकर। भारत में नागरिकों के लिए या नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है।
तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की, जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी पूछा है, जो कि होता है एडवोकेट जनरल, और केंद्र का होता है साथियों अटॉर्नी जनरल, दोनों याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है ये किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिए राइट आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो देखिए निर्णायक मत देने का अधिकार जो है ये केवल उपराष्ट्रपति को होता है। माफ करना यार, एक सेकंड, हाँ उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष है ना। निर्णायक मत देने का अधिकार ये स्पीकर के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 14 दिनों में। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, याद रखना। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये साथियों वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए करेक्ट आएगा गवर्नर। राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, हालांकि इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? यानी अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सबसे कम समय तक चौधरी चरण सिंह, याद रखना। नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए भारत का जो संविधान है ये किसको मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो करेक्ट है माउंटबेटन योजना के नाम से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना माउंटबेटन योजना। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार जो है ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के ही पास होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं? तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये तो नियुक्त होते हैं ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो देखिए विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य है वह साथियों याद रखना तमिलनाडु, यानी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अब पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था, अभी 6 राज्यों में है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है? तो बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में नहीं है। इन तीनों के अलावा देखिए बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखना, ठीक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो करेक्ट आएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो देखिए भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा
किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद को। याद रखना, विधान परिषद को भले ही समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का पद जो है, देखिए राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था किस युग में? तो देखिए राज्यपाल का पद जो है ये साथियों हमेशा से ही विवादों पर रहा है केंद्र और राज्य के संबंध में। तो राज्यपाल का जो पद है ये गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था किस युग में? तो याद रखना है सभी साथियों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू युग में, यानी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और याद रखना साथियों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अब तक सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जहां पर सबसे अधिक जो न्यायाधीश हैं वो कार्यरत हैं। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है साथियों। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नाम आपने सुना है, ठीक है। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है, यानी एक से ज़्यादा राज्यों के लिए है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। याद रखना इसका क्षेत्राधिकार, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत बहुत ही दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और सबसे पुराना अगर उच्च न्यायालय पूछे तो याद रखना सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखिए मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय यानी चेन्नई उच्च न्यायालय, इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 में, लेकिन इन तीनों में सबसे पुराना है कोलकाता उच्च न्यायालय। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा लेख का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है कि आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का। राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? तो देखिएगा राइट है साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आज का अगला क्वेश्चन है, स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया नियम समिति का। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का उप स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा को। देखिए किस राज्य में सूचना का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो सूचना का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो देखिएगा राइट है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो करेक्ट है पंजाब में। और कब किया गया था? तो 1952 में। नेक्स्ट देखिए, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1952 में। और कौन सा राज्य? तो पंजाब, जैसे कि मैंने आपको बताया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो करेक्ट होगा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था काका केलकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो साथियों देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 के जनगणना के आधार पर। किस विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो देखिए किस विधेयक के द्वारा? तो वित्त विधेयक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है 1861 ईस्वी में। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति जो है, ये याद रखिएगा, सीमित वीटो, स्थगन वीटो और जेबी वीटो, उपरोक्त सभी प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है। निम्न में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार यह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में है।
अगला है प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो करेक्ट है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा अनुच्छेद 85 के खंड 2 के अंतर्गत। कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 6 बार, याद रखिएगा साथियों 6 बार, अभी तक 6 बार जो है लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा चुका है, याद रखना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 3 को जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको क्या कहा गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है और इसको क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत का मैग्ना कार्टा और संविधान की आत्मा। याद रखना संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसमें केवल मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता माना जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखिए पंचायती राज जो है ये किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर गठित हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला है, किस राज्य ने अभी तक पंचायत राज लागू नहीं किया है? तो केरल ने भी किया है, पश्चिम बंगाल ने भी किया, असम ने भी किया, नागालैंड ने नहीं किया है, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायत राज है? यानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 2 स्तरीय पंचायती राज हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, दादरा तथा नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट है साथियों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत सबसे निचली होती है और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो देखिए संविधान का जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल विरोध कानून से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, निचली फौजदार अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? यानी सबसे निचली अदालत कौन सी है? तो याद रखिए सेशन जज की अदालत सबसे नीची होती है, उसके बाद होता है जिला जज का अदालत, उसके बाद होता है राज्य का उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला है, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है? तो देखिए भारत की योजनाओं का उद्देश्य का आधार क्या है? तो करेक्ट आएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? तो करेक्ट आएगा जाकिर हुसैन, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, नरसिम्हा राव के समय में। अगला, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी। यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है? तो देखिए करेक्ट है संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो करेक्ट आएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो संसद की अनुमति से, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है और ये कब तक पद धारण कर सकते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें। ठीक है,
चलिए तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपको कराया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। क्या आंसर होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।